हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 7 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, सीरीज को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार आप सभी के सामने लाइक्स के लिए टारगेट रखता हूं और वो है मात्र 1000 लाइक्स। तो टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको परीक्षा में 1, 2, 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक पूरा नहीं देखा है तो इसे एक बार जरूर देख लेना। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी गई है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में केंद्र सरकार देश के 1000 से ज्यादा आवासीय स्कूलों और छात्रावासों के नामकरण का फैसला किया है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 से ज़्यादा आवासीय स्कूलों और छात्रावासों के नामकरण का फैसला किया गया है। किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के 125वीं वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष अब से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखना कि 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उसको 2021 से ऑनवर्ड आगे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और माँ का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ कटक के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जिन आवासीय स्कूलों और छात्रावासों का नामकरण होगा वे स्कूल आदिवासी बहुल क्षेत्रों और सुदूर क्षेत्रों में स्थित रहेंगे। तो इन स्कूलों का संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन होगा कि सैन्य तख्तपलट के शिकार म्यांमार में अपदस्थ नेता आंग सान सूकी के प्रति समर्थन में शिक्षकों व छात्रों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं, ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने चलाया था। तो क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस ये कब चलाया था? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, 1930 में। तो फ्रेंड्स, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से किया गया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा की थी और वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्र जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाया और सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस का प्रसार हो गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप सभी लोगों के लिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने किस देश में न्यूज शोकेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? न्यूज शोकेस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा न्यूज शोकेस प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपना विज्ञापन दे सकेंगे और साथ ही साथ इसके लिए उनको पेमेंट भी मिलेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत की गई है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मीडिया कोड को लेकर गूगल और ऑस्ट्रेलिया में कुछ विवाद भी हैं। इसी बीच गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शोकेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म पहले ही लगभग 1 दर्जन देशों के 450 प्रकाशनों तक अपनी पहुंच बना चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देने के लिए स्थानीय व क्षेत्रीय प्रकाशकों को भुगतान किया जाएगा। गूगल न्यूज़ पार्टनरशिप अगले 3 वर्षों में $1 अरब अपनी इस सेवा पर खर्च करेगा, यानी कि काफ़ी अधिक निवेश गूगल इस पर करने जा रहा है। भारतीय और अमेरिकी सेनाएं किस स्थान पर 8 से 21 फरवरी तक युद्धाभ्यास 21 नामक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको 1-2 बार और करेंगे डिस्कस ताकि ये आपको बिल्कुल याद हो जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो युद्धाभ्यास 21 नामक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें भारत और अमेरिकी सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं, इसका जो आयोजन है वो
राजस्थान में किया जा रहा है, यानी कि हमारा जो विकल्प बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। युद्धाभ्यास 21 नामक मिलिट्री एक्सरसाइज 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो इसलिए करता हूँ ताकि जो तथ्य हैं वो आप अच्छे से समझ सकें, और जब तथ्य आप समझ लेंगे तो वो याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाता है। हालांकि एग्जाम में तो बस यही पूछा जाएगा कि युद्धाभ्यास 21 किन दो देशों के बीच किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। जब आपको पता ही होगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास किया जाता है। कहाँ पर किया जाएगा तो बस इतना पर्याप्त है कि आप जान लें कि राजस्थान के बीच किया जाएगा, राजस्थान में होगा 2021 वाला। लेकिन जरूरी है कि आप फील्ड के बारे में ही जानें कि वह स्थान कौन सा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप जानेंगे तो एक गहरी समझ आप में उत्पन्न होगी। तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि लगभग इसमें 250 अमेरिकी और 250 के मतलब 250 भारतीय सैनिक मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन किसने शुरू किया था? स्टैटिक जीके का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ पर ये प्रश्न क्यों पूछा गया है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आज के दिन से रिलेवेंट है। फिलहाल खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन जो था ये शुरू किया गया था सीमांत गांधी के द्वारा। सीमांत गांधी मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान का जो जन्म हुआ था वो 6 फरवरी को हुआ था। 6 फरवरी 1890 में। कहाँ पर हुआ था? पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 1928 में इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से, और उसके बाद 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। 1988 में पेशावर में ही इनकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, जिसको कहेंगे आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की द्विमासिक बैठक में, 2 महीने में होने वाली बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, 4% पर। तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, जिसको कहेंगे आप एमपीसी ने अपनी 2 महीने में होने वाली समीक्षा बैठक में किसी तरह के ब्याज दरों में बदलाव से इनकार कर दिया है। कमेटी ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। बजट पेश होने के बाद एमपीसी की यह पहली बैठक थी। बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 10.5% वृद्धि का अनुमान जताया है। मौजूदा समय में रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। तो याद रखना कि वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। तो रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स? तो रेपो रेट पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकों को छोटे मतलब कम अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए लोन देता है। तब जो आरबीआई है जब वो बैंकों को धन देता है तो उस पर जो ब्याज लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और जब बैंकों के पास धन अधिक हो जाता है तो वो अपना जो पैसा होता है वो लेके जाते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई में जब वो अपना पैसा देते हैं तो बदले में उन्हें रिवर्स रेपो रेट मिलता है, यानी कि ये जो दर है ये 3.35% तय की गई है। ठीक है, तो दोनों आपको समझना चाहिए, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और किस राज्य ने अपना पहला मानव दुग्ध बैंक यानी कि ह्यूमन मिल्क बैंक, इसको कहेंगे आप ह्यूमन मिल्क बैंक HMB, 5 फरवरी से स्टार्ट किया है? और ये राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक यानी कि HMB अत्याधुनिक सुविधा के साथ 5 फरवरी को स्टार्ट कर दिया गया है। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है के शैलजा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अस्पताल है ये एर्नाकुलम के सामान्य अस्पताल में शुरू किया गया है। रोटरी क्लब ऑफ कोचीन वैश्विक के सहयोग से स्थापित किए गए दुग्ध बैंक को नवजात बच्चों के लिए स्तन का मतलब इसमें क्या होगा कि ऐसे बच्चे जो कि पैदा होते ही अपनी माता को खो देते हैं या किन्हीं कारणों से उनकी माताओं को दूध नहीं होता है तो उनको जो है इसमें से दूध दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो दूध होगा वो माँ का दूध होगा। तो ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत सारे पोषक तत्व तो इसमें होते हैं। हालांकि लगभग 3600 बच्चे सामान्य अस्पताल में एक साल में जन्म लेते हैं। 600 से 1000 बीमार बच्चों को NICU में भर्ती किया जाता है।
केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान और स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। हाल ही में रिलायंस ने किस देश से दुनिया का पहला कार्बन फ्री ऑयल ने आयात किया है? तो कार्बन मुक्त तेल का आयात किया गया है किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। और ये तेल किसने दिया है रिलायंस को? ये दिया है यूएस ने, यानी कि अमेरिका ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का लक्ष्य है कि 2035 तक ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, ये पूरी तरह से कार्बन फ्री उत्सर्जन कंपनी बनना चाहती है। और ये जो खेप है ये अमेरिका ने रिलायंस को जामनगर गुजरात में दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तेल दिया किसने है? तो ये तेल दिया है अमेरिकी तेल की एक कंपनी है जिसका नाम है OLCV। ठीक है, तो इतना बस याद रखना, इससे अधिक कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हाल ही में किस देश में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स, हिंद महासागर पूरे संसार में एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत देश के नाम पर है हिंद महासागर। और इसमें कई सारे जो है इसका जो क्षेत्र है उसमें कई सारे देश आते हैं। तो इन देशों के जो रक्षा मंत्रियों का बैठक है उसका आयोजन अभी हाल ही में भारत में किया गया और इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने करी है। तो इसका जो थीम रखा गया था वो था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। बैठक की अध्यक्षता किसने की? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। और फ्रेंड्स, अब आपको बता दें थोड़ा सा हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ के बारे में। तो 1997 में हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई थी। हिंद महासागर के सीमावर्ती 22 देश इस संघ के सदस्य हैं। सचिवालय इसका मिलेगा आपको कहाँ पर? मॉरिशस में, मॉरिशस के इबेन शहर में। और इसके सदस्य देशों की आबादी लगभग 2.7 बिलियन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग में कितने देश हैं। तो संख्या है इसकी 22। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑपरेटरों को किस तिथि तक डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन शुरू करने की बात करी? जैसा कि आप लोग जानते हैं अब कहीं भी जाओ पेमेंट करने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप डिजिटल पेमेंट करें, यानी कि वॉलेट का इस्तेमाल करें या फिर यूपीआई का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर कभी कभी जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कुछ दिक्कत भी आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 24x7 एक हेल्पलाइन स्टार्ट की जाएगी। और ये बात कही गई है आरबीआई के द्वारा। ये हेल्पलाइन कब तक स्टार्ट होगी? इसका सही जवाब है सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। ठीक है, और आरबीआई ने क्या बताया है कि ये जो मौद्रिक नीति समीक्षा में ये बात कही है कि एक डिजिटल हेल्पलाइन की शुरुआत करनी चाहिए सभी बैंक्स को। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं और इनका नाम है आयशा अजीज। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इनकी उम्र अभी मात्र 25 वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, जिसके बाद वह कश्मीर के साथ साथ देश की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। आयशा 25 साल की उम्र में पायलट बनी है। आयशा अजीज साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उस वक्त आयशा की उम्र मात्र 15 साल थी। इसके बाद उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 उड़ाने में ट्रेनिंग ली थी। फिर आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। तो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज। ये गलत हो गया है, आयशा अजीज सही जवाब है। ठीक है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच यानी कि टेस्ट बेड किस राज्य में बनाया जाएगा? सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में बनेगा ये। तो ओडिशा में बालासोर में देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच बनेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बताया कि इसका उद्देश्य बिजली गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान को कम से कम करना है। विभाग के महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में यह बताया कि भोपाल में अपनी तरह के पहले मानसून परीक्षण मंच बनाने की भी योजना है। यानी कि भोपाल में क्या बनेगा? मानसून परीक्षण मंच। और ओडिशा में क्या बना है? तूफान अध्ययन परीक्षण मंच। ठीक है, तो याद रखना। और उन्होंने यह भी बताया कि दोनों परियोजनाएं जो होंगी वो यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मौसम विभाग
DRDO और इसके साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ मिलकर की जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ स्ट्रीट फूड वेंडर्स यानी कि गलियों में जो ठेले पर खाद्य सामग्री बिकती है, काफ़ी मशहूर होती है बहुत जगह की, तो उनको भी ऑनलाइन लाने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, जोमेटो के साथ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जिसको कहते हैं आप PM स्वनिधि, तो PM स्वनिधि स्कीम के तहत यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और जोमेटो ने एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें यहाँ पर जोमेटो के बारे में, तो जोमेटो क्या है? जोमेटो एक इंडियन रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी स्टार्टअप है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, की गई थी किसके द्वारा? पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की जाती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की PDF ई बुक परचेज नहीं की है, तो इसे आप परचेज कर लें और इसे आप पूरा पढ़ें, बहुत ही धैर्य से पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस किताब को परचेज करने का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्विज नंबर 6 को आंसर करते हैं, वह महिला जिन्हें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो ये सवाल मैंने पूछा था क्विज नंबर 6 में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सबरीना सिंह। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर किए हैं और कुछ लोग तो बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज मैं फीचर करना चाहूँगा एक नए नाम को, मीना कुमारी जी का। इन्होंने भी बहुत ही शानदार आंसर यहाँ पर लिखा है। आप लोग भी लिखिए बहुत ही अच्छे तरीके से। जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसका फ़ायदा उन्हें एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आज के क्विज की। इसको मैं डिटेल में आंसर करूँगा क्विज नंबर 8 में, लेकिन उसके पहले देखिए ये क्वेश्चन। विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है कैरोलिना रीपर। ठीक है, ये तथ्य हो गया। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के तीखेपन को मापने का यूनिट यानी कि इकाई क्या है? अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इसका यूनिट क्या होता है, तीखेपन को मापने का यूनिट क्या होता है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।